स्टूडेंट्स, ध्रुव क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार, आपका भूगोल अध्यापक एक बार फिर से आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षा में हमने विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि की जो वीडियो है वो पार्ट 1 में बनाई थी। आज हम उसका पार्ट 2 आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखिए, पिछली कक्षा में मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था कि जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या होता है, वितरण है वो क्या होता है। और अब हम आगे शुरू कर रहे हैं कि जो जनसंख्या का विश्व वितरण है वो किस आधार पर डिवाइड किया गया है, यानी कि कहां कहां जनसंख्या पाई जाती है। तो कुल मिलाकर हम इसको 3 भागों में 3 भाग इसके हमने बना रखे हैं, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि जनसंख्या का जो विश्व वितरण है वो कहां पर, कितना और कैसे है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखना चाहेंगे सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। पहले बच्चों, जिन क्षेत्रों में या जिन प्रदेशों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, उन्हें हम सघन जनसंख्या वाले प्रदेश बोलते हैं। सघन का मतलब ये होता है ज्यादा, जहां पर जनसंख्या ज्यादा रहती है। तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इस भाग को हम 3 उपभागों में बांटते हैं। 3 इसके सब पार्ट आएंगे। पहला जो सब पार्ट है बच्चों, उसका होगा ये मानसून एशिया। मानसून एशिया में कौन कौन से भाग आएंगे? मानसून एशिया में देखिए, दक्षिण पूर्व आएगा, दक्षिण पूर्व चीन, दक्षिणी पूर्वी चीन, चीन जैसा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। उसके बाद हम उत्तरी भारत की बात करेंगे, हमारा उत्तरी भारत इसके अंदर शामिल हो जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसके साथ साथ हम जापान को इसमें शामिल कर लेंगे, इंडोनेशिया को इसमें शामिल कर लेंगे। ये देश ऐसे हैं जहां पर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या निवास करती है। मानसून एशिया ये वो प्रदेश है जहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। इसके साथ साथ एक नाम और यहां पर और आएगा, सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है, 5000 व्यक्ति। उसके बाद हम दूसरा सेगमेंट यहां पर लेंगे। दूसरे सेगमेंट के अंदर प्यारे बच्चों आएगा इसमें पश्चिमी यूरोप। यूरोप का पश्चिमी भाग हम इसके अंदर शामिल करेंगे। यूरोप के पश्चिमी भाग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इंग्लैंड आ जाएगा, इसके अंदर फ्रांस आ जाएगा, इटली, जर्मनी। ये जो देश हैं वो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो माने जाएंगे। इसके बाद हम तीसरा जो सेगमेंट यहां पर बनाएंगे, तीसरा सेगमेंट हम बनाएंगे प्यारे बच्चों उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में प्रमुख जो देश हैं वो अमेरिका है और कनाडा। कनाडा का पूर्वी भाग। बच्चों, ये जो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं उसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। इन क्षेत्रों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा घनत्व पाया जाता है।
अब इन अक्षेत्रों में जनसंख्या बसे होने के कारण क्या क्या है? इन क्षेत्रों में अगर हम जनसंख्या बसे होने के कारणों की बात करते हैं तो हम सबसे पहले पॉइंट बनाएंगे जो यहां का जो जनसंख्या घनत्व ज्यादा है उसके ज्यादा होने का जो सबसे प्रमुख कारण है, इन हिस्सों में खासतौर पर मानसून एशिया वाले जो प्रदेश हैं वहां पर नदी घाटी अक्षेत्र हैं। जो मानसून एशिया वाले प्रदेश हैं उनमें नदी घाटी वाले जो अक्षेत्र वो पाए जाते हैं। यहां की जलवायु उत्तम पाई जाती है। इन क्षेत्रों में रोजगार के जो साधन हैं वो ज्यादा है। दक्षिण पूर्वी चीन, उत्तर भारत, खासतौर पर मानसूनी एशिया के ज्यादातर जो एरिया हैं, या हम इटली जर्मनी की हम भी बात कर लेते हैं, फ्रांस की हम बात कर लेते हैं, तो कुल मिलाकर यहां पर कृषि की जाती है। इंग्लैंड में तो ज्यादा कृषि नहीं की जाती है, बट अमेरिका के हिस्सों में बहुत बढ़िया बड़े स्तर पर कृषि की जाती है। कनाडा के भी कुछ भागों में कृषि की जाती है। तो कुल मिलाकर यहां पर जो कृषि के लिए उपयुक्त संसाधन मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि नदी घाटी क्षेत्र यहां पर पाए जाते हैं, खासतौर पर मानसून एशिया वाले प्रदेशों में जलवायु इन हिस्सों में बढ़िया मिलती है। रोजगार के साधनों की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड, फ्रांस जैसे जो एरियाज हैं वहां पर रोजगार के साधन पाए जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका, दक्षिण पूर्वी चीन, उत्तरी भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों की अगर हम बात करें वहां पर कृषि ज्यादा बढ़िया स्थिति में है। खासतौर पर दक्षिण पूर्वी चीन यानी कि चीन और भारत जैसे जो देश है वो कृषि प्रधान देश माने जाते हैं। अमेरिका में भी उन्नत किस्म की जो डेयरी फार्मिंग है वो कृषि की जाती है। यहाँ पर कृषि से मेरा मतलब आप केवल गेहूं चावल उगाना ना समझें, पशुपालन भी कृषि के दायरे में ही आता है। इसलिए मैंने इन सभी स्थानों का जो मिला जुला रीजन है, मिला जुला जो कारण है वो आपको यहाँ पर बताया है। कुछ बच्चे सोचते हैं या कुछ इंसान ये सोचते हैं कि कृषि का मतलब केवल गेहूं या चावल उगाने से होता है। नहीं, गेहूं चावल उगाने से नहीं होता। कृषि आपका पशुपालन भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों पश्चिमी यूरोप की अगर हम बात करें तो पश्चिमी यूरोप के अंदर जो ज्यादा जनसंख्या वो कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है इंग्लिश चैनल से निपर नदी तक का क्षेत्र यूरोप का क्षेत्र यूरोप की जनसंख्या की धुरी कहलाता है। यह विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे कि इंग्लिश चैनल से नीपर नदी तक का जो क्षेत्र है यूरोप की जनसंख्या की दूरी कहलाता है, अर्थात इस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित एक विशाल जल राशि है और यहां पर कुल मिलाकर जनसंख्या ठीक ठाक अवस्था में पाई जाती है। तो ये पहला जो सेगमेंट था आपका सघन जनसंख्या वाले जो प्रदेश हैं वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले, इसको आप उतार लीजिए। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट बेटा हम लेते हैं मध्यम जनसंख्या वाले जो प्रदेश है। देखिए मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश कौन कौन से शामिल होंगे? जिन प्रदेशों में या जिन क्षेत्रों में 10 से 200 व्यक्ति यानी कि 10 से लेकर 200 व्यक्ति तक, 200 से नीचे तक या यू कैन से 200 नहीं होगा, 200 से अधिक जो उसका पार्ट था वो मैंने सघन वाले में डाला था। तो जिन प्रदेशों में 10 से लेकर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है उन क्षेत्रों को मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हम बोल सकते हैं। अब मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों को भी हम कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो सब पार्ट्स आएगा वो एशिया आएगा। ऊपर वाले में मानसून एशिया आया था, इसमें एशिया शामिल हो जाएगा और इसके अंदर हम शामिल करेंगे पश्चिमी चीन को,
दक्षिणी भारत को, दक्षिणी व पूर्वी भारत को, पश्चिमी चीन, दक्षिणी व पूर्वी भारत इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा जो थाईलैंड है, थाईलैंड का जो क्षेत्र है वो भी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। यहां पर 10 से लेकर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है। सेकंड सब पार्ट में बेटा हम यूरोप में चले जाएंगे। ऊपर वाले में हमने पश्चिमी यूरोप शामिल किया था, इसके अंदर हम यूरोप को शामिल कर लेंगे। इसमें हम एक नाम लेंगे नॉर्वे, एक नाम लेंगे स्वीडन, डेनमार्क और उत्तरी रूस, इसमें हम शामिल कर लेंगे। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और उत्तरी रूस, ये वो क्षेत्र माने गए हैं जहां पर 10 से लेकर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम बनाना चाहेंगे तो हम बनाना चाहेंगे अफ्रीका। अफ्रीका के कुछ हिस्से अगर हम इसमें शामिल करना चाहें तो अफ्रीका को हम 2 पार्टों में बांटेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट और आएगा अफ्रीका का। तो अफ्रीका के कुछ हिस्से हैं जिनमें हम नाम लेना चाहेंगे नाइजीरिया, इसके अलावा अफ्रीका का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग से मेरा मतलब उत्तरी तट, और इसके अलावा यहां पर लिया जाएगा नील नदी का क्षेत्र। अफ्रीका का जो हिस्सा है हम इसमें शामिल कर लेंगे। साथ साथ हम इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद चौथा पॉइंट मैं यहां बनाना चाहूंगा, पॉइंट यहां पर 5 बन जाएंगे इसलिए हम 5 ही बना लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो ब्राजील इसमें शामिल हो जाएगा भाई, जो ब्राजील है। और ब्राजील के अलावा एक और क्षेत्र यहां पर आ जाता है चिली, जो चिली देश है वो भी इसी सेगमेंट में शामिल हो जाएगा। उत्तर पूर्वी ब्राजील और मध्य चिली इसके अंदर शामिल हो जाएगा। उसके बाद हम 5वां सेगमेंट एक और नाम ले लेते हैं यहां पर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो तट है, ऑस्ट्रेलिया के जो तटीय भाग हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। तो बच्चों, मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश 10 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व जहां पर पाया जाता है उनको बोला जाता है। इस पार्ट को हम 5 सब पार्टों में बांट रहे हैं। एशिया, ये भाग इसमें शामिल हो जाएंगे। यूरोप, ये वाले हिस्से इसमें आ जाएंगे। अफ्रीका, ये वाले हिस्से इसमें आ जाएंगे। दक्षिण अमेरिका, ये वाले हिस्से इसमें आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, ये वाले हिस्से इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। इसको उतार लीजिए, इसके बाद इसका अंतिम पार्ट आएगा आपके सामने। पहले बच्चों, अब तीसरा जो सेगमेंट है हम उस पर आ जाते हैं सीधे। नंबर 3 पार्ट है विरल या कम जनसंख्या वाले प्रदेश। विरल या कम जनसंख्या वाले प्रदेशों की बात करते हैं तो पहले बच्चों, जिन प्रदेशों में, जिन क्षेत्रों में 10 व्यक्ति प्रति वर्ग, जिन प्रदेशों में 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम घनत्व पाया जाता है। 200 से ज्यादा सघन, 10 से 200 मध्यम, 10 से कम विरल या कम जनसंख्या वाले प्रदेश जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। इसको भी हम कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो सब पार्ट्स है वो आएगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम नाम लेंगे सहारा, सहारा डेजर्ट्स, यानी कि सहारा का मरुस्थल
और इसके अलावा हम बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल। सहारा और कालाहारी जो मरुस्थल हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहां पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इसके अलावा मैं नाम लेना चाहूंगा अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल या अटाकामा जो क्षेत्र है उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो, और यह पाया जाता है बेटा दक्षिणी अमेरिका के अंदर, अटाकामा मरुस्थल। इसके अलावा मैं यहां पर नाम लेना चाहूंगा अरब व थार का मरुस्थल। अरब व थार के मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों यह एशिया में पाया जाता है। ये वो प्रदेश है जहां पर 10 से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये बेटा मैंने आपको उष्ण मरुस्थल ये प्रदेश बताए हैं, ये मरुस्थल हैं और इन मरुस्थलों को हम रेतीले मरुस्थल बोलते हैं। बहुत से स्थानों पर नहीं बताया जाता और बहुत से बच्चों को यह पता होता भी है, कुछ को नहीं पता होता है कि मरुस्थल होता क्या है। मरुस्थल नॉर्मली बच्चा रेगिस्तान वाली भाग को समझ लेता है जहां पर रेत ही रेत होता है। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि मरुस्थल बेटा 2 प्रकार के होते हैं। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश जो कि मरुस्थल मैंने यहां पर लिख दिए हैं। इसके अलावा मैं यहां नंबर 2 पर लिखना चाहूंगा ठंडे मरुस्थल। बेटा मरु का मतलब होता है बंजर, सथल का मतलब भाग, वो भाग जो बंजर होता है वो मरुस्थल कहलाता है। वो बंजर रेत की वजह से भी हो सकता है, वो बंजर बर्फ की वजह से भी हो सकता है। हालांकि रेत में तो कुछ पैदा हो ही जाता है, बर्फ में तो बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। घास वगैरह एक स्टेज तक वो बन सकती है, अदरवाइज वो भी नहीं बनती है। तो ठंडे जो मरुस्थल हैं उनके अंदर हम किन किन चीजों को शामिल कर लेंगे। सबसे पहले तो अपने दोनों पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल, उत्तरी एंड दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव इसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा हम ग्रीनलैंड का भाग ले लेंगे। जो ग्रीनलैंड का भाग है वो भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगा। ग्रीनलैंड और कनाडा का उत्तरी भाग, जो कनाडा का उत्तरी ध्रुव की तरफ वाला हिस्सा है वो उत्तरी भाग इसके अंदर हम ले लेंगे। और इसके अलावा हम साइबेरियाई अक्षेत्र, साइबेरियाई जो अक्षेत्र है वो रूस के अंदर पाया जाता है। काफी बड़ा विशाल ठंडा मरुस्थल है साइबेरियाई क्षेत्र। तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव इसके अंदर शामिल हो जाएगा। ग्रीनलैंड इसके अंदर शामिल हो जाएगा जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है। कनाडा का उत्तरी भाग भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा और साइबेरिया क्षेत्र भी शामिल हो जाएगा जहां पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। तो गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल में यह फर्क होता है। जो बर्फीले एरियाज होते हैं उनको हम ठंडे मरुस्थल बोलते हैं और बाकी मरुस्थल जैसा कि आप जानते हैं वो। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों नंबर 3 में हम डालेंगे पर्वतीय क्षेत्र। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इसमें हम हिमालय क्षेत्र ले लेंगे अपना, जो हमारे हिमालयी क्षेत्र हैं वहां पर भी जनसंख्या कम पाई जाती है। हमारे साथ साथ हिमालय पाकिस्तान जैसे देश, तिब्बत, चीन, भारत, नेपाल, इन देशों को यह जो हिमालय पर्वत है वो छूता है और इन क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। तो यहां पर भी जनसंख्या अमूमन जो हिमालयी प्रदेश है वहां पर कम पाई जाती है। इसके अलावा एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमालाओं में शुमार है। हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी मानी जाती है। माउंट एवरेस्ट जो है वह हिमालय पर्वत में पाया जाता है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है और हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा माना जाता है। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे लंबी श्रृंखला मानी जाती है। ये क्षेत्र बेटा ऐसे हैं जहां पर वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। ज्यादातर यहां पर झाड़ियां, घास वगैरह, कंटीली झाड़ियां वगैरह उगती हैं और यहाँ का जो मौसम है वो लोगों के जीवन यापन के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से, बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से या जीवन यापन के जो साधन है वो ना होने की वजह से यहाँ पर अनुमान जनसंख्या कम पाई जाती है।
तो कुल मिलाकर ये 3 प्रदेश हो जाते हैं: सघन जनसंख्या 200 से ज्यादा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र 10 से 200 व्यक्ति तक, और विरल या कम जनसंख्या वाले क्षेत्र 10 से कम वाले जो क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। ये जो सेगमेंट है वो यहीं तक था, इसको उतार लीजिए, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो बेटा ये 3 पार्ट ऐसे थे जिनमें हम जनसंख्या को ये देखते हैं कितनी कहां पर रहती है। अब ज्यादातर जो नाम है वो आपके सामने आ गए हैं, बट एक नाम ऐसा है जो नहीं आया होगा, और वो नाम मैं यहां पर स्पेशली लिखना चाहूंगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप, ये स्पेशली चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि भाई सबसे ज्यादा वाले, मध्यम वाले और कम वाले मैंने आपको बता दिए। क्या कोई ऐसा भी क्षेत्र है जहां जनसंख्या रहती ही नहीं है? तो एक विशाल क्षेत्र है पृथ्वी के ऊपर जिसे हम अंटार्कटिका महाद्वीप बोलते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप जनविहीन है। जनविहीन से मतलब यहां जनसंख्या नहीं रहती है मेरे बच्चों। और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो विज्ञान को समर्पित अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई जनसंख्या नहीं रहती है, जनविहीन है। यह एक टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है और इसे विज्ञान को समर्पित कर दिया गया है, अर्थात ज्यादातर जो अनुसंधान है, रिसर्च है, वो करने के लिए हम इस महाद्वीप का इस्तेमाल करते हैं। यह एक श्वेत महाद्वीप है और यहां पर जनसंख्या नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से सारे जो सेगमेंट हैं वो हो जाते हैं आपके। आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपने देखा कि जो जनसंख्या वितरण है वो कहां पर कितना है और कैसे है। अब आप यहां पर देखोगे कि जो विश्व में जनसंख्या वितरण है को प्रभावित करने वाले कारक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर आता है 12वीं कक्षा बोर्ड के अंदर कि जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक सेम रहेंगे। सबसे पहला जो कारक है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा भौतिक कारक। जो फिजिकल फैक्टर हैं वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद नंबर 2 यहां पर आएगा आर्थिक कारक। नंबर 2 यहां पर बन जाएगा आर्थिक कारक। और नंबर 3 की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर नंबर 3 बन जाएगा सामाजिक या सांस्कृतिक कारक। और नंबर 4 यहां पर बन जाएगा, मैं यही लिख देता हूं, नंबर 4 यहां पर बन जाएगा राजनीतिक कारक। ठीक है भाई, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक, ये 4 फैक्टर होते हैं जिन वजहों से किन्हीं स्थानों पर जनसंख्या के कम या ज्यादा होने का जो वजह है वो बनता है। ये 4 फैक्टर हैं। सबसे पहले हम फैक्टर नंबर 1 की बात करते हैं। फैक्टर नंबर 1 की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहले आ जाएगा भौतिक कारक। भौतिक, भौगोलिक यानी कि प्राकृतिक जो चीजें हैं हमारे साथ वो क्या क्या हैं। इनमें सबसे पहला सब पार्ट क्या बनेगा प्यारे बच्चों, जल की उपलब्धता। जल कितनी मात्रा में उपलब्ध है, जल की उपलब्धता। नंबर 2 जो सब पार्ट यहां पर बनेगा वो बन जाएगा हमारा भू आकृति।
नंबर 3 जो सब पार्ट हमारा प्यारे बच्चों यहां पर बनेगा वो बनेगा जलवायु। और नंबर 4 जो सब पार्ट हमारा यहां बनकर आएगा वो आएगा मृदा, यानी कि मिट्टी। ये 4 सब पार्ट ऐसे हैं जो भौतिक कारक कहलाते हैं। सबसे पहला सब पार्ट है जल की उपलब्धता। पहले बच्चों जिन स्थानों पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, विश्व के ऐसे हिस्से जहां पर पानी, पीने योग्य पानी, खेती करने योग्य पानी, आमतौर पर जल हमारे जीवन में सभी दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए जहां पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा वहां पर जनसंख्या आमतौर पर ज्यादा पाई जाती है। आप सिंधु नदी घाटी सभ्यता को देख सकते हो, यहां पर नदियां विशाल तौर पर नदी सिंधु और उसकी सारी नदियां फैली हुई हैं, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो बड़े स्तर पर जो है वो जनसंख्या का निवास स्थल बनी। इसके अलावा दजला फरात मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके अलावा नील नदी की सभ्यता, खास तौर पर आप ये कह सकते हो जिन क्षेत्रों में नदियां अपना जल बहाती हैं वहां पर जल आमतौर पर सही मात्रा में और मीठा जो पानी है वो उपलब्ध होता है। तो जल की जो उपलब्धता है वो इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या के बसने का। उसके बाद भू आकृति, जिन क्षेत्रों की जो भू आकृति है, भू आकृति का मतलब क्या होता है, जो हमारी जो अर्थ है, जो हमारा भूभाग है उसका स्ट्रक्चर, समतल भाग है, घाटी वाला भाग है, पहाड़ी भाग है। आमतौर पर अगर भाग कैसा है, समतल है, तो जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है भाई। अगर भूभाग समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, रेतीला है, अप एंड डाउन हैं, हिल्स एंड वैलीज हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जनसंख्या वहां पर कम पाई जाएगी। तो अगर किसी स्थान की जो भू आकृति है, आप भारत का उदाहरण ले सकते हैं, भारत का जो गंगा यमुना सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, जो उत्तर भारत समस्त इसमें शामिल होता है, वहां पर विशाल जनसंख्या का जमावड़ा पाया जाता है। चीन में हवांग हो नदी का जो एरिया है उसे आप शामिल कर सकते हो, वहां पर विशाल जनसंख्या पाई जाती है। मिसिसिपी नदी विशाल जनसंख्या का क्षेत्र है। नील नदी, अमेजन नदी विशाल जनसंख्या का क्षेत्र पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहां का समतल भूभाग है, नदियों वाला भाग है, ऊपर वाली चीज इसके साथ कनेक्ट रहेगी, क्योंकि जहां जहां नदियां बहेंगी वहां पर समतल भूभाग बन जाएगा। तो जहां पर समतल भूभाग है वहां पर खेती आराम से की जा सकती है। खेती आराम से की जा सकती है तो नॉर्मल सी बात है, वहां जनसंख्या बसेगी। दूसरी तरफ आप थार के मरुस्थल में जा सकते हैं, हिमालयी प्रदेशों में जा सकते हैं, जहां पर ऊबड़ खाबड़ या रेतीला एरिया है, भू आकृति अप एंड डाउन है, तो वहां पर जो ऊबड़ खाबड़ एरिया है वहां पर जनसंख्या कम पाई जाएगी। अगर एरिया ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, या एरिया पहाड़ी है, पठारी है, तो ये कारण है भू आकृति। उसके बाद जलवायु की बात करते हैं। बच्चों आमतौर पर आदमी उस स्थान पर रहना पसंद करता है जहां की जलवायु बहुत कम परिवर्तनशील होती है। देखो जलवायु परिवर्तित होती रहती है, एक जैसी नहीं रहती है, लेकिन परिवर्तन का मेरा मतलब यहां पर यह है कि कम परिवर्तन हो। जलवायु में परिवर्तन आना लाजमी है और जरूरी भी है, लेकिन जहां की जलवायु, जिन क्षेत्रों की जो जलवायु है कम परिवर्तनशील होती है, और उपयुक्त होती है, वहां पर आदमी आमतौर पर बसना चाहता है। जिन क्षेत्रों की जलवायु सही होती है, क्योंकि विषम जलवायु परिस्थितियों में रहना मुश्किल होता है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी हो, जहां बहुत ज्यादा ठंड हो। अंटार्कटिका का एग्जांपल दिया था, बहुत ज्यादा ठंड है, जलविहीन है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव का एग्जांपल दिया था, बहुत ज्यादा ठंड है। साइबेरिया का एग्जांपल दिया था, बहुत ज्यादा ठंड है। सारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, अट्टाकामा, कालाहारी मरुस्थल, ये डेजर्ट्स जो दिए गए, बहुत ज्यादा जलवायु वहां पर कठोर है, शुष्क है, गर्म है या ठंडी है, जनसंख्या आमतौर पर कम पाई जाती है। अब चौथा सेगमेंट देख लेते हैं प्यारे बच्चों, मृदा यानी कि मिट्टी। मिट्टी यानी कि मृदा बच्चों कृषि का आधार है, और कृषि खाद्यान्न का आधार है, और खाद्यान्न जीवन का आधार है। तो जिन क्षेत्रों में मृदा अच्छी पाई जाती है, दोमट मृदा पाई जाती है,
दोमट मिट्टी जो है वो पाई जाती है, वो आमतौर पर बढ़िया जनसंख्या वाले, सघन जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं वो माने जाते हैं जहां पर मृदा पाई जाती है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मृदा वाला जो सेगमेंट है वो भी नदियों से ही संबंधित है, क्योंकि जितनी भी नदियां बहती हैं उन क्षेत्रों में जो मृदा है वो दोमट उपजाऊ मृदा पाई जाती है। चाहे आप सिंधु गंगा का विशाल मैदान ले लो, हवांग हो नदी चीन का मैदान एग्जाम्पल ले लो, तो कहने का मतलब ये कि जहां पर मृदा अच्छी पाई जाती है, दोमट पाई जाती है, उपजाऊ पाई जाती है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहती है। जहां पर मृदा पहाड़ी पर्वतीय हिस्से, रेतीली मरुस्थलीय हिस्से पाई जाती है, वहां पर जनसंख्या अमूमन कम पाई जाती है। अगला सेगमेंट देखते हैं। भौतिक कारक हो जाता है मेरे बच्चों। भौतिक कारक के बाद अब हम बात करते हैं आर्थिक कारक। जो इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। नंबर 2 आर्थिक कारक। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका आता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाए तो 2 पार्ट इसके लिख दो, 2 इसके लिख दो, 2 इसके लिख दो, 2 इसके लिख दो, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगर केवल भौतिक कारक पूछ लें तो पूरा भौतिक कारक लिखना पड़ता है, आर्थिक कारक पूछे तो आर्थिक कारक लिखना पड़ता है। अगर सभी फैक्टर एक साथ पूछ लिए जाएं तो आपको 12वीं कक्षा में बोर्ड के अंदर सभी फैक्टर्स एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है। आप 2-2, 3-3 हेडिंग प्रत्येक फैक्टर की जो है वो लिख सकते हैं, इससे आपका काम चल जाएगा। तो आर्थिक कारक, आर्थिक अर्थात आजीविका संबंधी कारक, क्योंकि पैसे के लिए सब कुछ चल रहा है, पैसे के लिए आदमी जी रहा है। तो देखिए आर्थिक कारक में सबसे पहला जो सब पार्ट है वो क्या आएगा? पहला सब पार्ट आएगा मेरे बच्चों खनिज। जो पहला सब पार्ट है खनिज है। खनिज की अगर हम बात करते हैं, जिन क्षेत्रों में खनिज भंडार पाए जाते हैं, वहां पर जनसंख्या आमतौर पर ज्यादा मिलती है। जिन क्षेत्रों में खनिज भंडार ज्यादा पाए जाते हैं, अलास्का। अलास्का एक ऐसा क्षेत्र है जो विपरीत जलवायु या विपरीत माहौल वहां पर होता है। विपरीत माहौल का मेरा मतलब यह है कि वहां की जो जलवायु है वो आमतौर पर अनुकूल नहीं है। फिर भी अलास्का में एक शहर है फोर्ट यूकॉन, जो खनिजों के भंडार यहां पर भरपूर होने की वजह से फोर्ट यूकॉन में एक शहर बसा दिया गया है जहां पर आमतौर पर वहां पर जनसंख्या रहती है। इसके अलावा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कनाडा का। कनाडा में यूरेनियम बढ़िया मात्रा में पाया जाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यूरेनियम ज्यादा पाया जाता है, लेकिन कनाडा के अंदर भी यूरेनियम बहुत पाया जाता है। विश्व के प्रमुख देशों में कनाडा आता है। तो कनाडा का एक ऐसा भाग है, ठंडा भाग, उत्तरी भाग, जो उत्तरी ध्रुव की तरफ, जो ध्रुव की तरफ है, उत्तरी नॉर्थ पोल की तरफ है। कनाडा का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में एक शहर बसाया गया है, यूरेनियम शहर। नाम ही यूरेनियम शहर रख दिया गया है क्योंकि यहां पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं और जनसंख्या यहां पर पाई गई है। ठीक है। इसके अलावा आप भारत की बात कर सकते हो। अगर हम भारत की बात करें खनिजों के बारे में, तो भारत की जो छोटा नागपुर का पठार है, खनिज पेटी है, इसके आसपास काफी संख्या में जो जनसंख्या है वो निवास करती है। छोटा नागपुर का जो पठार है, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे जो एरियाज हैं, कर्नाटक जैसे जो एरिया हैं, वहां पर जनसंख्या सही मात्रा में पाई जाती है क्योंकि वहां पर खनिज भंडार पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और खनिजों की मैं बता देता हूं, किसी भी देश का आर्थिक आधार खनिज पदार्थ होते हैं। तो खनिज पदार्थ आर्थिक आधार में शामिल हो जाएगा। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, उस सेकंड पॉइंट को ले लेते हैं प्यारे बच्चों, औद्योगिक विकास उसमें आ जाएगा। आर्थिक कारक का सेकंड सब पार्ट आ जाएगा। सेकंड सब पार्ट में क्या क्या आएगा? औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास से मेरा मतलब यहां पर होगा जिन क्षेत्रों में उद्योग पाए जाते हैं, जिन क्षेत्रों में उद्योग सही मात्रा में पाए जाते हैं, वहां पर बेसिकली जो जनसंख्या है वो ज्यादा निवास करती है क्योंकि उद्योग उत्पादन का आधार होते हैं।
तो जिन क्षेत्रों में उद्योग पाए जाते हैं, ज्यादा उद्योग पाए जाते हैं, वहां पर जनसंख्या आमतौर पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कारण उत्पादन तो होता ही है, उत्पादन करने के लिए रोजगार, मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, तो उनके लिए रोजगार वहां पर पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। रोजगार के लिए अगर व्यक्ति वहां पर जाते हैं तो धीरे धीरे वहीं पर मकान बनाकर रहने लग जाते हैं, मकान बनाकर रहने लग जाते हैं या किसी भी प्रकार से वहां पर बसने लग जाते हैं, तो फिर उनकी जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनके लिए वहां पर आदमी आते हैं और अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए वहां पर नगर, धीरे धीरे नगरीकरण की तरफ वो शहर बसते चले जाते हैं। बहुत से शहर ऐसे हैं जो नगरीकृत हो चुके हैं, औद्योगिक शहर उनको हम बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहां पर नाम लेना चाहूं, सूरत का, कानपुर का, अहमदाबाद का, ये प्रमुख ऐसे शहर हैं। राउरकेला का अगर मैं यहां पर एग्जांपल लेना चाहूं, ये वो प्रमुख शहर है जो औद्योगिक क्षेत्र है। मुंबई का मैं अगर नाम लेना चाहूं, भारत का मुंबई क्षेत्र, मुंबई पुणे क्षेत्र खनिजों के मामले में भी भरपूर है, और खनिजों के मामले में भरपूर होने की वजह से मुंबई पुणे जो हाईवे है, मुंबई विश्व का प्रमुख शहर बन चुका है, भारत का तो है ही। इसके अलावा मैं जर्मनी की बात करूंगा, जर्मनी में एक प्रदेश है रूर, जर्मनी का प्रदेश रूर, जर्मनी का रूर क्षेत्र बहुत बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। जापान में हम चलते हैं, जापान का ओसाका शहर बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये ऐसे शहर है जहां पर औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों तीसरे सेगमेंट में मैं यहां पर आ जाऊंगा। तीसरा सेगमेंट होगा नगरीकरण। तीसरा सेगमेंट होगा प्यारे बच्चों नगरीकरण। नगरीकरण भी आर्थिक आधार माना जाता है। नगरीकरण का मेरा मतलब है रोजगार के अवसरों की वजह से, रोजगार के अवसर हैं, शिक्षा की सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं, मनोरंजन के साधन, भरपूर मात्रा में यहां पर पाए जाते हैं। और धीरे धीरे जो ये नगर हैं, ये विशाल रूप धारण कर लेते हैं। धीरे धीरे ये विशाल नगर बनते चले जाते हैं, ये व्यापार के केंद्र बन जाते हैं। विश्व की काफी बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या है वो नगरों में पाई जाती है। काफी बड़ी मात्रा में जनसंख्या नगरों में पाई जाती है। टोक्यो ले सकते हो आप इसमें, टोक्यो, मुंबई ले सकते हो, संघाई ले सकते हो, बीजिंग ले सकते हो, दिल्ली ले सकते हो, कलकत्ता ले सकते हो। ये ऐसे शहर हैं जो नगरीकरण के मामले में सबसे ऊपर मिलते हैं। लंदन भी आप इसमें ले सकते हो, फ्रांस की राजधानी पेरिस भी आप इसमें ले सकते हो। ये शहर दिन रात काम करने वाले शहर माने जाते हैं। तो इस प्रकार से नगरीकरण भी आर्थिक आधार में शामिल हो जाएगा। चौथे पॉइंट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। चौथा पॉइंट इसी के अंदर आएगा, परिवहन। सस्ता, जो सस्ता परिवहन है, जो सस्ता परिवहन हमें मिलता है, और विकसित परिवहन, सस्ता परिवहन व विकसित परिवहन जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं और सेवाओं को लाने ले जाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों में परिवहन के साधन सुलभ होते हैं वहां पर बेसिकली ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। जितने भी मेगा सिटीज भारत के और विश्व के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, वो सभी परिवहन के माध्यम से, चाहे वो सदल है, जल है, वायु है, रेल है, सड़क है, विश्व के प्रमुख शहर आपस में जुड़े हुए हैं किसी न किसी परिवहन के साधन से।
तो नंबर 4 जो पॉइंट है वो परिवहन हो जाएगा आर्थिक आधार का। ठीक है, इसको यहां तक उतार लीजिए, इसके बाद अगला करवाते हैं। तो कह रहे बच्चों ये था आर्थिक कारक। अब तीसरे कारक की हम बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट कारक है। तीसरे कारक का नाम है सामाजिक या सांस्कृतिक कारक। सामाजिक या सांस्कृतिक कारक का मतलब क्या होता है कि हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमारा जो रहन सहन है, हमारे जो विचार है, हमारा जो धर्म है, उन सभी चीजों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। सबसे पहला जो सेगमेंट है इसके अंदर आएगा मेरे बच्चों विस्थापन। जो विस्थापन है उसको डी एस्टेब्लिशमेंट बोला जाता है। डी एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन्हीं कारणों से आपका जाकर रहना, उसे विस्थापन बोलते हैं। इसमें सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों की वजह से, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगती है। भाई ये जो कारण है वो धार्मिक भी हो सकता है, यानी कि सांस्कृतिक। ये जो कारण है वो शैक्षिक भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है। ये सामाजिक कारण भी हो सकता है, किन्हीं वजहों से मनमुटाव या कोई और वजह। धार्मिक, धर्म से संबंधी, हम वहां पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर हमारे धर्म से संबंधित, भाषा से संबंधित व्यक्ति रहते हो, वहां पर जाकर हम रहना पसंद करते हैं। या जहां पर शैक्षिक जो व्यवस्थाएं हैं वो ज्यादा हो, सामाजिक जो परिवेश है वो हमारे अनुकूल हो, हम वहां पर जाकर रहना पसंद करते हैं। तो विस्थापन की वजह से भी एक बहुत बड़ा जनसंख्या का भाग विश्व में विस्थापित होकर इस प्रकार से चलता है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर कुछ ऐसे देश थे जहां पर यहूदियों के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया गया और उन यहूदियों ने मिलकर इजराइल की तरफ रुख कर लिया। तो एक कारण हो सकता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। बहुत बार आपने कुछ शरणार्थी देखे होंगे, वो शरणार्थी किन्हीं वजहों से अपने संबंधित देश में दुखी हो जाए या कोई और वजह, वो धार्मिक वजह भी हो सकती है, शैक्षिक वजह भी हो सकती है। किन्हीं भी वजहों से जब लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वो विस्थापन कहलाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारणों में यही आएगा। नंबर 2 इसमें अगर मैं डालना चाहूं, नंबर दो की हम बात करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। नंबर 2 हम लिखेंगे श्रम का प्रवास। श्रम के प्रवास में क्या आएगा? माइग्रेशन ऑफ लेबर यानी कि मजदूर, उनके द्वारा किया गया काम। बहुत सा आपने देखा होगा कि भारत के अंदर भी विभिन्न प्रदेशों से, और हम भारतीय भी विश्व के दूसरे देशों में, और विश्व के भी बहुत से व्यक्ति हमारे देश में रोजगार के लिए यहां पर आते हैं। ये जो रोजगार है इसकी तलाश में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग माइग्रेट होता है। देश के अंदर भी माइग्रेट होता है और देश के बाहर दूसरे देशों में भी माइग्रेट होता है। बहुत से भारतीय दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं। अब वो शारीरिक प्रवास हो, शारीरिक श्रम का प्रवास हो या मानसिक या बौद्धिक स्तर का प्रवास हो, यानी कि जहां पर हम शारीरिक मेहनत करने वाले, चाहे जैसे कि भाई फसल की कटाई हो, घर बनाने हो, सड़क बनाना हो, तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं इनमें शारीरिक मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कोई अनुसंधान करना हो, पढ़ाना हो, इस प्रकार का जो टैलेंट होता है वो शैक्षिक होता है। तो कहने का मतलब होता है प्रत्येक ऐसा काम जो हमें पैसा देता है, जो हमें रोजगार देता है, रोजगार की तलाश में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। भारत के अंदर दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क शहर है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान के अंदर आप चले जाइए, यूरोप के भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर दूसरे देशों से लोग आकर काम करते हैं यूरोप के अंदर। चीन में आप देख लीजिए, संघाई में या बीजिंग में,
अभी हाल ही में नाम चल रहा वुहान, वहां पर भी पता नहीं कितने देशों से इन्वेस्टर्स वहां पर आए हुए थे और अपना पैसा लगाकर रोजगार कर रहे थे, लोगों को रोजगार दे भी रहे थे। तो शर्म के प्रवास का मतलब क्या होता है, हम जो रोजगार की तलाश में हैं वो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसका बच जाता है वो, इसके बाद अंतिम जो पॉइंट है वो और देख लेते हैं, फिर ये जो पार्ट है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा मेरे बच्चों। मैं ऊपर वाले के सारा मिटा रहा हूं ये तीनों पॉइंट। नंबर 4 हम देख लेते हैं राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारकों की अगर हम बात करते हैं, बहुत से राजनीतिक कारण होते हैं जो जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर करते हैं या प्रेरित करते हैं, राजनीतिक कारक कहलाते हैं। इनमें सबसे बड़ा राजनीतिक कारक हो सकता है अगर कोई ऐसा स्थान हो जहां पर युद्ध की स्थिति बनी हुई हो तो लोग वहां से जाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार कुछ राजनीतिक कारणों से विभाजन हो जाता है। 1947 की अगर हम बात करें, 1947 की अगर हम बात करें, भारत के अंदर भारत पाक विभाजन हुआ था और बड़ी संख्या में लोग इधर से उधर हुए थे। विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन बोला गया है जनसंख्या का 1947 का विभाजन। ये राजनीतिक कारणों की वजह से एक विभाजन हुआ था। युद्ध, बहुत बार युद्ध आपने देखे होंगे, विश्व के अलग अलग हिस्सों में युद्ध होते हैं, युद्ध की वजह से भी लोग इधर उधर चले जाते हैं। इसके अलावा किसी भी देश की जनसंख्या नीति, जो जनसंख्या से संबंधित उनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो इसमें शामिल हो जाती है। कुछ देश ऐसे हैं जो जनसंख्या के लिहाज से छोटे हैं तो वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रूस में अगर हम देखें, जनसंख्या बच्चे पैदा करने पर इनाम दिया जाता है तो लोग रूस की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं कि वहां पर हमें इनाम भी मिलेगा और संसाधनों की वहां पर अधिकता भी होगी। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या बढ़ाने पर पाबंदियां हैं, चीन का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या जो पॉलिसीज बनाई गई हैं 2 से ज्यादा का प्रावधान वहां पर नहीं होता, भारत का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो किसी भी देश की जो जनसंख्या नीति सरकार द्वारा, युद्ध हो सकते हैं, विभाजन हो सकता है, 1947 का विभाजन मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वो रीजन है जिन रीजंस की वजह से जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है या बसती है। तो प्यारे बच्चों, ये पॉइंट यहीं पर खत्म हो जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इस चैप्टर का जो अंतिम भाग है वो तीसरी जो कक्षा आएगी, पार्ट 3, उसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। कोशिश तो हम कर रहे थे कि इसी में हो जाए, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको हम यहीं पर रोक देते हैं इस वीडियो को, और इसको आप आराम से समझ लेंगे, ठीक है। और वीडियो के अंत में जो तीनों पार्ट हो जाएंगे उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन आएगा जिसमें आपको पूरा चैप्टर पीडीएफ में मिलेगा। आप उसको आराम से उतार सकते हैं या उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो, कोई ऐसा कंसेप्ट मैं छोड़ गया हूं जो मैंने ना बताया हो या रह गया हो मेरे से, तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि ये रह गया है। मैं उसको 3rd पार्ट में पूरा करने की कोशिश करूंगा। तीसरे पार्ट में ये वीडियो, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।